वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्यराज कॉमर्स इंग्लिश। मैं राज सर आप लोगों के समक्ष एक विचार प्रकट करने वाला हूं। इंजीनियरिंग कॉलेज में एक मैसेज है ये कि इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों का एडमिशन कैसे लेना चाहिए, कैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन उनको लेना चाहिए, फीस क्या होगी, बच्चे ये समझ रहे होंगे कि इंजीनियरिंग में कौन सा ट्रेड अच्छा रहेगा, कहाँ से हम करें कि ज़्यादा प्लेसमेंट मिले, कैसे कॉलेज का चुनाव करें और एडमिशन के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है, किस किस बेस पे एडमिशन मिलती है। तो इन सब चीज़ों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए मैं बात करता हूँ। ऐसे बच्चे जो इंटरमीडिएट पास आउट हो गए हैं, यानी आईएससी करने के बाद जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से खासकर वो बच्चे पास आउट हुए हैं, तो ऐसे बच्चे जो अंदर सोच रहे होंगे कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो देखिए, दो तरीका होता है। सबसे पहला, बच्चा ये माइंड में सेट कर रखा होगा कि मुझे प्राइवेट में जाना है या मुझे सरकारी में जाना है। ठीक है, जो बच्चे सरकारी यानी गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उनको लगभग एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ता है। जैसे एनआईटी हो गया, जेईई हो गया, एआई ट्रिपल ई हो गया। तो इन सब कंपटीशन क्वालिफाइड करने के बाद बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में आसानी से दाखिला ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सपोज डेट आईआईटी या जेई क्वालिफाइड नहीं कर पाएँ या बीसीसी नहीं कर पाएँ, ये सब नहीं कर पाएँ, तो फिर प्राइवेट कॉलेज में ही उनको मूव करना होगा। और प्राइवेट कॉलेज में उनको मूव करने के पहले ये चीज़ जानना होगा कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए अच्छा है। देखिए दोस्तों, बीटेक में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, जैसे कि सिविल होता है, मैकेनिकल होता है, सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। तो ऐसे ऐसे ट्रेड होते हैं। तो बच्चे क्या करें कि अपने हिसाब से जिस विषय में उनको ज़्यादा रुचि लगता है ना, ऐसे विषय का चुनाव करके, ऐसे ट्रेड का, ऐसे ब्रांच का चुनाव करके एडमिशन लेना चाहिए। कभी भी कॉलेज के हिसाब से बच्चों को सिलेक्शन नहीं करना चाहिए कि कॉलेज कह दिया कि सीएस में सीट फुल हो गया है, आप सिविल ले लीजिए, आप मैकेनिकल ले लीजिए। तो ऐसा कतई आप भूल कर ना करें, क्योंकि बच्चों का अपना एबिलिटी, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए कि हमें किस विषय में ज़्यादा नॉलेज है या किस विषय में हमको ज़्यादा मज़ा आता है। तो जिस विषय में जौन सा ब्रांच आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है आपके हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से, ठीक है, तो वैसे आप लोगों को एडमिशन लेना चाहिए। कुछ बच्चों का सीएस में मन रहता है, लेकिन कॉलेज के कारण, कॉलेज के दबाव के कारण वो सिविल में चले जाते हैं, मैकेनिकल में चले जाते हैं। तो उनको क्या होगा कि पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और पढ़ाई में जब मन नहीं लगेगा तो वो सही से उस चीज़ के बारे में अध्ययन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब क्या होता है कि जब कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन आती है, उसमें इंटरव्यू दिया जाता है। तो जब आप इंटरव्यू में पास ही नहीं होंगे तो एडमिशन कैसे होगा, ये भी बात आती है सामने। देखिए, जैसे कि कॉलेज कहती है कि मैं 100% प्लेसमेंट दूंगा या 80% प्लेसमेंट है, तो ये प्लेसमेंट जो है मेरे हिसाब से कॉलेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, स्टूडेंट के पास अपना एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उस इंटरव्यू को फेस करने के लिए। आप लाख अच्छा कॉलेज में चले गए, लेकिन आपकी तैयारी नहीं है, आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो इंटरव्यू क्या करेंगे आप? एक कैंपस में बहुत सारी कंपनियां आएंगी, कंपनी आपको इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू करेगा, लेकिन उसमें आप पास आउट नहीं हो पाएंगे, तो फिर आपको आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसमें दोष क्या हो जाता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये लड़का, फला लड़का इंजीनियरिंग करने के बाद घर बैठा हुआ है। देखिए, कहीं ना कहीं दोष स्टूडेंट का है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं दोष जो है ये स्टूडेंट का ही है कि बच्चे सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू जब फेस ही नहीं करेंगे तो वो नौकरी कहाँ से कर पाएंगे? ठीक है, हालांकि पैकेज बहुत अच्छा खासा रहता है, वो स्टूडेंट के काबिलियत पर निर्भर करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चे, ये होता है, ये आपका एबिलिटी होता है जिससे आप नौकरी आप पा सकते हैं, कैंपस सिलेक्शन आपका हो सकता है। अब सबसे पहले ये तो बता दिया। दूसरा नंबर में मैं ये बता देता हूँ कि आप एडमिशन कैसे लेंगे। ठीक है, देखिए, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन का 3 तरीका होता है। सबसे पहला क्या होता है? ऑन कैश इन हैंड। आप पैसे लेकर एडमिशन करवाते हैं। ठीक है, पैसे लेकर एडमिशन करवाते हैं, पूरा खर्च, हॉस्टल चार्ज हो या आपका फीस हो, ट्यूशन फीस हो, कोर्स फी हो, जो भी हो, वो सब अपने पैकेट से खर्च करते हैं। एक नंबर 1 ये हो गया। दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर में है स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन। ठीक है, अधिकतर ऐसे गांव के बच्चे या कुछ गार्जियन होते हैं जो थोड़ा सा जानकारी के अभाव में बच्चे को इंजीनियरिंग नहीं करवा पाते हैं, पीएमटी नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, उनको लगता है, नाम सुनकर ही कुछ लोगों को लगता है कि इंजीनियरिंग, अरे बाप रे, इंजीनियरिंग तो बड़ी महंगा है, 6-7 लाख रुपया खर्च आ जाएगा 4-5 सालों में, तो कैसे करें? और जाहिर सी बात है, जब अभाव होगी, जानकारी की अभाव होगी, तो ऐसा सोचना लाजमी है। ठीक है ना? तो मैं ऐसे बच्चों को बताना चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप बेस पे भी आप एडमिशन करवा सकते हैं। स्कॉलरशिप बेस पे, पहला क्या मैंने बताया, कैश बेस पे, दूसरा स्कॉलरशिप बेस पे। देखिए, स्कॉलरशिप बेस क्या होता है? जैसे कि आपने कॉलेज में गए, आप कॉलेज में गए, कॉलेज में एडमिशन ले लिए। ठीक है, एडमिशन के बाद आपको सारा प्रक्रिया बताया गया, बोनाफाइड आपको सर्टिफिकेट भी बना के दिया गया कि इतना खर्च है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप, हर एक राज्य अपना स्कॉलरशिप देती है। ठीक है ना, छात्रों को अब्रोड में या
अपने स्टेट में या अपने नेशन कंट्री के अंदर भी पढ़ाई करने के लिए एक डेट निकालती है। हर साल डेट निकलता है। जिस प्रकार 9th और 10th का जो स्कॉलरशिप मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है, जिस प्रकार इंटर का छात्रवृत्ति बच्चों ने उठाया होगा, जिस प्रकार ग्रेजुएशन का छात्रवृत्ति भी बच्चे उठाते हैं 5,000, 5,500, 3,500 कुछ ऐसे करके। तो उसी प्रकार छात्रवृत्ति भी हमारे प्रोफेशनल कोर्स के लिए भी होता है, जैसे MBA, बीटेक, इन सब चीज़ों के लिए स्कॉलरशिप होता है। तो बच्चे जब एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद अपना पैकेट से पैसा तो लगाते ही है। सपोज डैट कि बीटेक का प्रत्येक साल का जो खर्च है, यानी 2 सेमेस्टर का जो खर्च है, लगभग 1 लाख है, ठीक है। तो हर साल का सेमेस्टर ये स्कॉलरशिप का डेट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, फॉर्म भरवाएंगे, फॉर्म फिलअप करवाएंगे, और SC ST OBC है तो 100% स्कॉलरशिप का आना तय है, ठीक है। तो उससे स्कॉलरशिप बच्चों को मिल जाता है। 1 लाख का फीस है तो स्कॉलरशिप लगभग आएगा 1,15,000, 13,000, 12,000, 20,000 ऐसे करके आता है। तो कॉलेज क्या करेगी कि वो पैसा जो है वो कोर्स का जो पैसा है वो अपने पास रख लेगी, 1 लाख, ठीक है। और 1 लाख से जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि वो पॉकेट मनी मिलता है बच्चों को खुद से खर्च करने के लिए, ठीक है। तो आप इस बेस पे भी जा सकते हैं। सपोज डैट कि बीटेक का 4 साल का खर्च आ गया 4 लाख रुपया, ठीक है। 4 लाख रुपया खर्च आ गया, तो उसमें आप हर एक साल जो है स्कॉलरशिप भी आ जाता है, ठीक है। तो लगभग स्कॉलरशिप भी उसके बराबर में आ जाता है। तो ये जो पढ़ाई है, ये जो कोर्स है, ये बिल्कुल आपको फ्री हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो फ्री हो जाता है बिल्कुल। बिल्कुल शक और संदेह की बात नहीं है। ये मत सोचे कि ये स्कॉलरशिप है या लोन है, नहीं, लोन नहीं है, ये स्कॉलरशिप है। जिस प्रकार मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, ये सब नॉर्मल जो आप लोग स्कॉलरशिप लेते होंगे, इस प्रकार स्कॉलरशिप बेस पे भी एडमिशन होता है, ठीक है। और तीसरा नंबर मैं बात करूंगा क्रेडिट कार्ड के। क्रेडिट कार्ड, जिस प्रकार कॉलेज क्रेडिट कार्ड से भी एडमिशन लेती है, क्रेडिट कार्ड से आप क्या किए, लोन ले लिए, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड भी आपको कैसे बनवाना होता है, कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना होता है। एडमिशन करवाने के बाद आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिल जाता है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप DRCC सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, वो भी बन के तैयार हो जाता है, मिल जाता है, और ये कॉलेज के अकाउंट में भी वो अप्रूवल पैसा जो है चला जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, क्रेडिट कार्ड एक लोन हुआ, ठीक है ना, जो बच्चों को चुकाना भी जरूरी है। स्कॉलरशिप का जो मैंने बात किया उसमें चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपका छात्रवृत्ति है, सरकार को पढ़ने के लिए दे रही है। लेकिन क्रेडिट कार्ड से जो आप लोन लेकर पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं आपको चुकाना होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट होता है, या लोन लेने का जो लिमिट है, उसे बचा कर रखना चाहिए। जैसे आप बीटेक कर रहे हैं तो आप खुद के पैसा से या स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन ले लीजिए, स्कॉलरशिप बेस पे आप एडमिशन करवा लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड का जो लोन का फैसिलिटी है वो बचा कर रखेंगे, तो बीटेक के बाद आप एमटेक में आप पैसा खर्च कर सकते हैं, एमटेक कर लीजिए। क्योंकि गार्जियन जो है हर साल आपको पैसा नहीं देगी। गार्जियन का एक लिमिट होता है कि बीटेक कर लिया, अब बच्चा मेरा कमाएगा, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, अब कमाने के प्रेशर में बीटेक किया है, कुछ करेगा ही नहीं। अगर वही लोन का फैसिलिटी बचा कर रखेगा तो उस लोन के फैसिलिटी से एमटेक में एडमिशन ले लेगा, ठीक है ना। तो हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन ले लेगा, तो उससे क्या होगा कि वो आगे की पढ़ाई भी आसानी से कर लेगा, और कोई दबाव, प्रेशर कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे बच्चे हमारे आसानी से आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना हो तो खासकर उसका एरिया मैं बता सकता हूँ। जैसे कि सबसे पहला दिल्ली, बेंगलुरु इंजीनियरिंग का हब है। बहुत अच्छा खासा कॉलेज वहाँ पे आपको मिल जाता है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी खासी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना जाए बच्चे, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर आप जाते हैं तो उसमें क्या होता है, पढ़ाई अकॉर्डिंग सेम है, ये पैसा का मामला जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, बजट बढ़ जाता है, ठीक है। और प्लेसमेंट तो कितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर हेवी वाले कॉलेज में चले जाइए, आलीशान कॉलेज में चले जाइए, लेकिन इंटरव्यू तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। इंटरव्यू तभी आप पास कर पाएंगे जब आपके पास क्वालिटी होगा। वही मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग करके घर बैठे हुए हैं। कारण क्या है, क्योंकि उनमें ही कमी है, ठीक है। उनके पास अगर क्वालिटी होता तो वो जाहिर सी बात है, कोई ना कोई कंपनी में जॉब कर रहे होते, अच्छे अच्छे खासे MNCs कंपनी में भी वो जॉब कर रहे होते। तो मैं यही बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसका एवरेज भी कुछ मैं फीस आपको बता सकता हूँ। प्रत्येक सेमेस्टर का अधिक से अधिक 30,000, 35,000 ऐसे खर्च होता है। साल का 70,000 ऐसे खर्च होता है, ठीक है। और हॉस्टल चार्ज जो है वो भी मिनिमम होता है, ज़्यादा नहीं, 4,000, शायद 3700, 3500 ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी आपको एडमिशन लेना हो तो मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट पे ज़रूर एक बार संपर्क करें। मैं दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ ऐसे कॉलेज में, तमिलनाडु, बिहार ऐसे कॉलेज में मैं एडमिशन आपको दिलवा सकता हूँ, प्राइवेट कॉलेजों में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा दिया हुआ राय या दिया हुआ मैसेज आपको समझ में आया होगा, और आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।